हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर चीन पाकिस्तान की बढ़ेगी धुक-धुकी, भारत आ रहा इजरायली शिकारी। जी हां दोस्तों, बताएंगे क्या है ये बड़ी खबर। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां श्रीलंका में चीन को मिलकर पटकनी देंगे भारत और अमेरिका, बनाया महाप्लान ड्रैगन की अब निकलेगी हेकड़ी। बताएंगे आखिर क्या है ये प्लान। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां इजराइल के खिलाफ सऊदी में जुटेंगे 57 मुसलमान देश, यहूदी मुल्क के मुकाबले दुश्मन भी आए साथ। जी हाँ दोस्तों, और बताएंगे कैसे नीतीश कुमार ने जो विधानसभा में बयान दिया था यौन संबंधों को लेकर, जिस पर पीएम मोदी ने जमकर घेरा, जमकर जवाब दिया नीतीश कुमार को। बताएंगे मोदी जी ने क्या कहा। दोस्तों एक से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने भारत देश का दिल से समर्थन करते और मानते कि भारतीय सेना विश्व की नंबर 1 सेना है, तो इसे वीडियो का भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां भारतीय सेना को एक अहम हथियार मिलने जा रहा है जो दुश्मन के छुपे हथियारों को खोज निकालेगा। दोस्तों भारतीय सेना में जल्द ही हरमीस 900 नामक ड्रोन शामिल होने जा रहा है। हाल ही में हेरॉन मार्क 2 ड्रोन को शामिल किया गया है। अब हरमीस 900 सेना को मिलने जा रही है। हरमीस 900 ड्रोन को शामिल करने की योजना के साथ हेरॉन मार्क 2 ड्रोन को शामिल करने से भारतीय सेना की सर्विलेंस यानी निगरानी और टोही क्षमताओं को बढ़ावा मिलेगा। हरमीस भारत को इजराइल से मिला है अल्बिट सिस्टम का। हरमीस 900 UAS विभिन्न प्रकार के उच्च प्रदर्शन सेंसर से लैस है, जो इसे जमीन या समुद्री लक्ष्यों का पता लगाने की अनुमति देता है। हरमीस 900 क्षितिज पर लगातार मल्टी पेलोड क्षमताएं प्रदान करता है। ये अल्बिट सिस्टम के हरमीस परिवार का ड्रोन है, जो उड़ने, सुरक्षा और विश्वसनीयता के उच्च मानक स्थापित करता है। ये 30,000 फीट तक उड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां श्रीलंका में चीन को मिलकर पटकनी देंगे भारत और अमेरिका, बनाया महाप्लान ड्रैगन की निकलेगी हेकड़ी। बताते BRI के कर्ज के जाल में फंसाकर श्रीलंका को लूट रहे चीन के दिन अब लदने वाले हैं। जी हाँ, श्रीलंका में चीन को पटकनी देने के लिए अब भारत और अमेरिका दोनों ने हाथ मिला लिया है। अमेरिका की बाइडेन सरकार ने ऐलान किया है कि वो कोलंबो बंदरगाह में गहरे पानी के शिपिंग कंटेनर टर्मिनल को बनाने में 55 करोड़ 30 लाख डॉलर का निवेश करेगी। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में इस प्रोजेक्ट को भारत का अडानी ग्रुप आगे बढ़ा रहा है। चीन ने अरबों डॉलर का कर्ज श्रीलंका पर लाद रखा है और उसने उसके हम्बनटोटा बंदरगाह पर 99 साल के लिए कब्जा कर लिया है। यही नहीं, भारी भरकम कर्ज के दबाव की वजह से चीन जबरन अपने जासूसी जहाज को श्रीलंका भेज रहा है, ताकि भारत और अमेरिका दोनों के सैन्य अड्डों की निगरानी की जा सके। चीन की इस नापाक चाल को मात देने के लिए अमेरिका ने भारत के साथ हाथ मिलाया है। अमेरिका के इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन या DFC ने कहा कि इस प्रोजेक्ट के पूरा हो जाने पर कोलंबो बंदरगाह इस जहाजों के आने जाने के रास्ते में विश्वस्तरीय लॉजिस्टिक हब में तब्दील हो जाएगा। अमेरिका का कहना है कि ये श्रीलंका को बिना कर्ज में लादे मजबूत करेगा, इससे सभी सहयोगियों को फायदा होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि चीन की चाल में फंसने का सबसे बड़ा उदाहरण श्रीलंका है। श्रीलंका चीन का कर्ज नहीं लौटा पाया था, उसे हम्बनटोटा बंदरगाह 99 साल के लिए चीन को लीज पर देना ही पड़ गया। और ये बंदरगाह हिंद महासागर में रणनीतिक रूप से बेहद अहम है। इसके जरिए न केवल भारत की बल्कि अमेरिका के डियागो गार्सिया नेवल बेस की भी चीन जासूसी कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां इजराइल के खिलाफ सऊदी में जुटेंगे 57 मुसलमान देश, यहूदी मुल्क के मुकाबले दुश्मन भी आए साथ। जी हाँ, इजराइल और हमास में जारी जंग ने इस्लामिक देशों को एकजुट कर दिया है। अब तक इस मसले पर सधा हुआ रुख अपना रहे सऊदी अरब ने बड़ा कदम उठा लिया है। सऊदी अरब ने रविवार को इस्लामिक सहयोग संगठन में शामिल 57 देशों की मीटिंग बुला ली है। अहम बात यह है कि इस बैठक में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी भी शामिल रहेंगे। ईरान और सऊदी अरब अलग अलग ध्रुव पर रह रहे हैं। ऐसे में रईसी के सऊदी अरब दौरे पर पूरी दुनिया की नजर होगी। वो 2012 के बाद ईरान के पहले राष्ट्राध्यक्ष हैं जो सऊदी अरब का दौरा करने वाले हैं। ईरान और सऊदी अरब के 7 सालों से बेहद अच्छे संबंध नहीं रहे हैं, बहुत खराब संबंध रहे हैं। लेकिन इसी साल मार्च में चीन की मध्यस्थता से दोनों करीब आए थे। सऊदी अरब की ओर से आयोजित ये समिट उसके तटीय शहर जेद्दा में होगी। इससे पहले शनिवार को अरब देशों की भी एक इमरजेंसी मीटिंग होने वाली है। इस बैठक में इजराइल और हमास युद्ध पर ही चर्चा होगी। ईरानी प्रशासन ने बताया कि राष्ट्रपति रईसी इस्लामिक सहयोग संगठन में हिस्सा लेंगे। इस्लामिक सहयोग संगठन के देश लगातार इजराइल की निंदा कर रहे हैं और ये मांग की है कि वो हमले को रोक दें। ईरान दे चुका युद्ध में उतरने की भी धमकी अब सऊदी अरब ने भी खुलकर सामने आया है। यही नहीं, ईरान ने तो खुली धमकी दी है कि यदि हमले नहीं रुके तो वो खुद युद्ध में उतर जाएगा। इतना ही नहीं, लेबनान से हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले तेज कर दिए हैं, जिसे ईरान का ही समर्थित उग्रवादी संगठन माना जाता है। जी हाँ दोस्तों,
अब ऐसे में देखना ये होगा कि इजराइल के खिलाफ ये 57 मुसलमान देश क्या बड़ा एक्शन लेते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको ये भी बता दें कि इस दिवाली दुआ करें, गाजा में हमास से चल रही जंग के बीच इजरायली राजदूत की भारतीयों से अपील, दिवाली पर दुआ करने की बात कही है। जी हाँ, इजराइल और हमास में चल रही जंग के बीच इजरायली राजदूत ने भारतीयों से अपील की है कि हर दिवाली हम दिए जलाकर भगवान श्री राम जी की वापसी की जश्न मनाते हैं। आप इस दिवाली दुआ करें कि बंधक जल्द से जल्द घर लौट सकें। इजरायली सेना आईडीएफ गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों को चुन चुन कर नष्ट कर रही है। बुधवार को युद्ध का अपडेट यह है कि आईडीएफ ने हमास की सुरंगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इस कत्लेआम में हजारों लोगों की जानें जा चुकी हैं। बहरहाल दोस्तों, क्या आप लोग दुआएं करेंगे इस चीज को लेकर? कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता, और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा जो भी इस खबर को देख रहे हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां खाते हैं कनाडा की और गाते हैं इजराइल की जंग में मदद पर कनाडाई पत्रकार ने उधेड़ी पीएम जस्टिन ट्रूडो की बखिया। बता दें, भारत से तल्ख रिश्तों की वजह से पिछले 2 महीने से आलोचना झेल रहे कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अब इजराइल को समर्थन देने और बिना मांगे सहायता देने पर अपने ही देश में मीडिया के निशाने पर आ गए हैं। कनाडा के राजदूतों समेत अधिकारियों पर अब इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के पिट्ठू बनने के आरोप लगाए जा रहे हैं। कनाडाई पत्रकार एंड्रयू मित्रोविका ने अल जजीरा में लिखे एक लेख में आरोप लगाया है कि पिछले 4 हफ्तों में जब से इजरायली प्रधानमंत्री ने गाजा पट्टी में बड़े पैमाने पर विनाश शुरू किया है, तब से कनाडा के दूत कनाडाई लोगों की चिंता छोड़ इजराइल के हितों में व्यस्त रहे हैं। मित्रोविका ने लिखा है कि कनाडा में ग्लोबल अफेयर्स स्टाफ के कर्मचारी बेंजामिन नेतन्याहू और नस्लवादी कंपनियों की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन गए हैं, जबकि वे स्टाफ कनाडा के हैं और सैलरी कनाडा के नागरिकों के टैक्स से लेते हैं। जी हाँ, यानी कि उनका क्लियर कहना था कि खाते हैं कनाडा की और गाते हैं इजराइल की। चलते हैं और खबर की तरफ। इमरान खान की पार्टी के 60 और नेता हुए गिरफ्तार। आम चुनाव के ऐलान के बाद पुलिस ने तेज की कार्रवाई। बता दें, सबसे बुरे दौर से गुजर रहे पाकिस्तान ने सैन्य प्रतिष्ठानों पर हुए हमलों के सिलसिले में जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के 60 से अधिक नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। इन नेताओं और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी पंजाब प्रांत से हुई है। तो वहीं पीटीआई ने बुधवार को इसकी आलोचना करते हुए इसे अवैध फांसीवादी कदम करार दिया। पाकिस्तान में 8 फरवरी 2024 को आम चुनाव के ऐलान के बाद पीटीआई नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस ने शिकंजा कसते हुए कार्रवाई तेज कर दी। पुलिस ने 9 मई और उसके तुरंत बाद भी कुछ गिरफ्तारियां की थी, लेकिन अब नई गिरफ्तारियां हुई हैं। बकौल पीटीआई कथित भ्रष्टाचार के मामले में 70 वर्षीय इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद सैन्य और राज्य प्रतिष्ठानों पर हमलों के सिलसिले में मई की शुरुआत से पार्टी के 10,000 से अधिक नेता और कार्यकर्ता जेल में हैं। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जहां पर यूपीए दौर में कोहराम मचा रहे थे पाकिस्तानी जिहादी आज मोदी नीति के खौफ से छिपते फिर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान हमसे ही टूटकर निकला। क्षेत्रफल से लेकर आबादी तक, सैन्य से लेकर आर्थिक क्षमता तक, हर एतबार से हमारे सामने एक छोटा सा देश, लेकिन उसकी हिमाकत देखिए। जन्म लेते ही हम पर हमला करता है और मुंह की खाने के बाद भी उकसा उकसा कर युद्ध करता है। युद्ध तो क्या ही करेगा, 1947 से करगिल तक हर मौके पर घुटने टेकने को मजबूर हुआ। उसे अपनी हैसियत और भारत की क्षमता का अंदाजा बहुत पहले लग चुका था। इसी वजह से उसने जिहादियों का जत्था तैयार किया और उन्हें कश्मीर भेजने लगा। दशकों तक धरती के स्वर्ग को इंसानी खून से लाल करने के बाद उसकी हिमाकत इतनी बढ़ गई कि 2008 में आतंकियों का एक समूह हमारी आर्थिक राजधानी के लिए रवाना कर दिया गया। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस की अगुवाई वाले विपक्षी गठबंधन यूपीए की पहली सरकार सत्ता में थी। आतंकियों का वो समूह न केवल मुंबई पहुंचने में कामयाब रहा, बल्कि बेहद प्रतिष्ठित ताज होटल से लेकर बेहद भीड़ भाड़ वाले छत्रपति शिवाजी टर्मिनल रेलवे स्टेशन तक माया नगरी के कई प्रमुख स्थानों पर लाशें बिछा दी। फिर क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने पाकिस्तान का बचाव किया और ये बताने की पुरजोर कोशिश की कि यह हिंदुओं की तरफ से किया गया हमला था। दोस्तों, यूपीए दौर में पाकिस्तान का जमकर बचाव भी किया गया था, भगवा आतंकवाद का प्रचार किया गया था। हैरानी की बात है कि तत्कालीन केंद्रीय मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने भगवा आतंक का टर्म ही गढ़ दिया था। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज कांग्रेसी दिग्विजय सिंह आज भी अटल हैं कि मुंबई पर हमला आरएसएस ने कराया था, जो केंद्र की मौजूदा सत्ताधारी पार्टी बीजेपी की प्रेरक संस्था है। सोचिए, ऐसी मानसिकता से भरे नेताओं की पार्टी जब सरकार चला रही हो तो फिर क्या ही कार्रवाई होती। और हुआ भी यही। हमारी सेना पाकिस्तान को सबक सिखाने को तैयार थी, लेकिन मनमोहन सिंह सरकार ने अनुमति नहीं दी। वो कहते हैं ना, दुश्मन जब आपकी कमजोरी भांप ले तो फिर आपकी खैर नहीं। मनमोहन सिंह सरकार के दौरान 10 वर्ष तक 10 ईयर्स तक हम पाकिस्तान से ब्लैकमेल होते रहे। परमाणु बम का डर दिखाकर पाकिस्तान हमारे देश में निर्दोषों का खून बहाता रहा। 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो आतंकवाद के खिलाफ नीति ही बदल गई। अगर आप भी मानते वास्तव में दोस्तों 2014 के बाद से भारत का पूरा कायाकल्प ही बदल दिया गया, तो कमेंट में लॉन्ग लिव मोदी जी कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ये खबर हमने आपको नव भारत टाइम्स के जरिए बताया है दोस्तों, उनके छपे छाप के थ्रू बताया है। आपको कैसा लगा बताना मत
मत भूलिएगा। अंतिम खबर की बात करें जहाँ शर्म तो आती ही नहीं, बयान पर घिरे नीतीश कुमार पर पीएम मोदी ये कहते हुए खूब बरसे। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा में अश्लीलता भरे शब्दों में यौन संबंधों पर बोलकर बुरी तरह घिर गए। माफी मांग लिए जाने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी उन पर हमलावर है। बिहार विधानसभा में हंगामे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नीतीश कुमार पर निशाना साधा। मध्य प्रदेश में एक रैली के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि क्या ऐसे नेता माताओं बहनों का कभी भला कर सकते हैं, उनको जरा भी शर्म नहीं है। बहरहाल दोस्तों, नीतीश कुमार जी ने जो ऐसे बयान दिए थे यौन संबंधों को लेकर, वो भी विधानसभा में खड़े होकर के, जिसका मैसेज सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में जा सकता था, उसके बावजूद भी उन्होंने ऐसी बातें कही। इस पर अब आपकी क्या राय होने वाली है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। देखते हैं भारत की जनता की पर्सनल राय क्या है इस मुद्दे पर। बहरहाल ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, रिश्तेदारों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत